तो पहले 2 बार तो वो लोग लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको साथ में ही 2 वार्निंग भी दी जाती है, और फिर भी अगर आप नहीं मानते तो वो लोग आपको $500 तक का फ़ाइन दे सकते हैं। और उससे हुआ ये कि जो रातों रात उस घर में ना कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैल गई, और उस घर में जितने लोग थे उनमें से एक बंदे की तो डेथ हो गई। और तो ये होता है। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि ऐसी आपकी ज़िम्मेदारी होती है साफ़ करने की। सब लोग ने साफ़ कर रखा है लेकिन उनने नहीं किया है, तब उनकी ज़िम्मेदारी अगर कोई गिरा वहाँ पे तो फिर उनको ही देखना पड़ेगा पूरा। हेलो गाइस, स्वागत है सब लोग का एक और नए वीडियो में। और मैं हूँ अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट में और फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। काफ़ी फैंसी है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ रह के। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको एक अपार्टमेंट में रहना चाहिए या फिर एक हाउस में। मैं किसी के फेवर में नहीं बोलने वाला, मैं आप लोग को सिर्फ बताऊंगा कि एक अपार्टमेंट और हाउस में क्या क्या फ़र्क होते हैं। कुछ 5 पॉइंट है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करते हैं। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और ये है अपार्टमेंट्स। इनमें से ही एक में मैं रहता हूँ। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और 0 डिग्री चल रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं है। और मैंने शूज़ भी अपने स्नो शूज़ नहीं पहने हैं, नॉर्मल शूज़ पहने हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो जितनी भी स्नो थी वो पूरी पिघल चुकी है। 2-3 दिन पहले तक यहाँ पे पूरा पानी ही पानी था, क्योंकि जितनी भी स्नो थी वो पिघल रही थी। और आज लगता है गार्बेज डे भी है, तो ये जितने भी गार्बेजेस हैं लोगों ने अपने रख रखे हैं। ये अपार्टमेंट के गार्बेज है, तो इन लोगों को रखना नहीं पड़ता, अपार्टमेंट वाले खुद ही सॉर्ट कर देते हैं। तो फिर सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे एक अपार्टमेंट और हाउस में, वो है गार्बेज। अभी हम किसी घर में रहेंगे तो वहाँ पे कचरा तो होगा ही, चाहे वो अपार्टमेंट हो या घर, हम लोग हमेशा कचरा एक डस्टबिन में जमा करते हैं। तो जो हाउसेज होते हैं वहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ता है, अपना सारा जो कचरा है, जो भी आपका गार्बेज है, उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसको एक रिसाइक्लेबल बिन में डालना है। जो ऐसा वेस्ट जिसको रिसाइकल नहीं किया जाता उसको अलग वेस्ट में डालना है। ड्राई वेस्ट अलग और वेट वेस्ट अलग। तो ये सब चीज़ आपको हाउस में करनी पड़ती है। और वहीं पे जो अपार्टमेंट है वहाँ पे आप लोग को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। हम लोग के पास भी एक ही डस्टबिन है जिसके अंदर हम लोग सारा वेस्ट डालते हैं। और फिर एक रूम है गार्बेज रूम, जिसके अंदर के हम लोग अपना जो गार्बेज का बैग है वो डाल देते हैं, और जो अपार्टमेंट वाले हैं वही उसको सॉर्ट कर देते हैं हमारे लिए। तो हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती। इससे ये होता है कि हम लोग को जो डस्टबिन ख़रीदने के वो पैसे बच जाते हैं, उसके अंदर बैगेज डालने के पैसे बच जाते हैं, तो ये हो जाता है। और दूसरी तरफ जो हाउस है उसके अंदर आप लोग को सब कुछ अलग से खुद से ही सॉर्ट करना पड़ता है। और अगर आप लोग इसको सॉर्ट नहीं करते और ऐसे ही दे देते तो पहले 2 बार तो वो लोग लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको साथ में ही 2 वार्निंग भी दी जाती है, और फिर भी अगर आप नहीं मानते तो वो लोग आपको $500 तक का फ़ाइन दे सकते हैं। तो ये है पहला पॉइंट जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अब हमारा दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम ठंडियाँ रहती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो, अभी भी बर्फ़ गिरी हुई है और कुछ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है। लेकिन जो पहले स्नोफॉल हुई थी उसकी बर्फ़ अभी भी वैसी की वैसी ही है। आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत साइड में जो है वो है। तो जैसे आप देख रहे हो जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ, जैसे ये वाला जो पाथ है, तो जो इस घर के सामने वाला आप देख रहे हो वो पूरा क्लीन है। तो इसको क्लीन करने की ज़िम्मेदारी इस घर की ही होगी, क्योंकि अगर इसमें अगर लोग क्लीन नहीं करते और हैवी स्नोफॉल की वजह से कोई फिसल जाता है तो सारा ब्लेम इनके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इनके घर के सामने है। तो यही होता है कि अगर आप लोग का जो हाउस है ना, तो आप लोग को ये वाला जो लेन दिख रहा है जिसको हम लोग फुटपाथ बोलते हैं, तो वो आपको पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लोग चलते हैं और कोई फिसलना नहीं चाहिए आपकी वजह से, क्योंकि आपका हाउस है, आपको उस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सिर्फ क्लीन करना एक इजी टास्क नहीं है, बहुत हार्ड है, क्योंकि अगर जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है ना तो उसके ऊपर एक परत बनती जाती है, तो नीचे वाली जो बर्फ़ है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है इसको क्लीन करना। और उसी के साथ साथ आपको सॉल्ट भी छिड़कना पड़ता है। अब सॉल्ट कैसा दिखता है, देखो यहाँ पे आप लोग ये देखते हो वाइट जो गिरा है, ये सॉल्ट है। तो ये भी आपको ही डालना पड़ता है अपने पैसे से ख़रीद के, क्योंकि अगर आप ये डालोगे तो क्या होता है, जो नीचे जो बर्फ़ है ना वो एकदम नरम हो जाती है अच्छे से, मतलब जो ज़मीन से चिपकती नहीं है। तो जब आप साफ़ करोगे तो ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है आप लोग को अगर आप लोग हाउस में रहते हो। और एक्स्ट्रा खर्चे के साथ साथ अगर आप लोग के रूममेट्स है तो आप लोग को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन उसको साफ़ करेगा कौन नहीं। और ये सिर्फ प्रॉब्लम विंटर्स में होती है, बाकी समर्स में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और वहीं अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट में ऐसा कुछ झंझट ही नहीं है, आप लोगों को स्नो साफ़ नहीं करनी, कहीं सॉल्ट नहीं फेंकना।
तो वो एक दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में कि आप लोग को सोचना चाहिए घर या अपार्टमेंट लेने से पहले। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है पार्किंग से रिलेटेड। जो हाउस होते हैं उनके अंदर पार्किंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उन लोग को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता पार्किंग का। उनके घर के आगे जो स्पेस होती है वो वहीं पार्क कर सकते हैं, और साथ ही उनके घर में गैराज होता है जिसके अंदर वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो जो हैवी स्नोफॉल होती है उस टाइम पे काफ़ी मदद हो जाती है उनको, क्योंकि उनकी गाड़ी के ऊपर अगर स्नो नहीं गिरी होगी तो उनको ये टेंशन नहीं रहता कि गाड़ी साफ़ करके निकलनी है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा एरिया है, इन लोग ने साफ़ ही नहीं किया है, तो यहाँ से लोग जा ही नहीं सकते। तो हमको यहाँ से जाना पड़ता है रोड के बीच में से, और फटाफट चलना है क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही होगी, और अगर मैं यहाँ से चला तो गिर जाऊँगा क्योंकि मेरे शूज़ नहीं है, ये वाले हैं। तो ये होता है। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि ऐसी आपकी ज़िम्मेदारी होती है साफ़ करने की। सब लोग ने साफ़ कर रखा है लेकिन उनने नहीं किया है, तब उनकी ज़िम्मेदारी। अगर कोई गिरा वहाँ पे तो फिर उनको ही देखना पड़ेगा पूरा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे पार्किंग की। तो आप लोग देख सकते हो ऐसे पार्किंग आप लोग को मिलते हैं आपके घर के बाजू में। तो ये अच्छा है काफ़ी, क्योंकि आपकी गाड़ी आपके घर के यहाँ पे सेफ़ रहती है। सेफ़ क्या ही रहती है, चोरी होनी होती है तो कहीं से भी हो जाएगी वैसे। बट अगर आपके घर के अंदर वाली पार्किंग है, गैराज पार्किंग है, तो उसमें काफ़ी अच्छी रहती है। आपकी गाड़ी काफ़ी सेफ़ रहती है और ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी रहती है। और वहीं अगर आपका अपार्टमेंट है तो आपको उसके पार्किंग का पहले जो स्लॉट होता है वो ख़रीदना पड़ता है। वो पर मंथली होता है या फिर क्वार्टरली होता है, वो मुझे इतना आइडिया नहीं क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। बट इतना पता है कि जो मोस्ट ऑफ़ द अपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर है ना आउटसाइड पार्किंग होती है। तो हमारी जो गाड़ी है उसके ऊपर कंटिन्यूसली बर्फ़ गिरती रहती है। और पार्किंग का एक एडवांटेज हाउस में ही है। तो आप लोग की अगर गाड़ी है तो आप लोग देख लेना कि आपको किधर पार्किंग ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो वो भी एक चीज़ है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए एक एकोमोडेशन रेंट करने से पहले। तो हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो है प्राइवेसी को लेके। अब जो जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग में मोस्ट ऑफ द जो अपार्टमेंट है वो या तो 2 BHK है या फिर 3 BHK। 4 BHK अपार्टमेंट बहुत ही कम है। और अगर मान के चलते कि एक 2 BHK अपार्टमेंट है तो अगर उसके अंदर 4 जन भी शेयरिंग में रहते हैं और मैक्स टू मैक्स 5 जन भी शेयरिंग में रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि किसी का या तो क्लासेस होता है या फिर कोई जॉब पे जा रहा है, क्योंकि कोई हमारे साथ जो रूममेट रहते हैं उनमें से 1-2 जन पहले से कनाडा में है तो उनकी जॉब भी है, तो वो लोग जॉब पे चले जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पूरा अपार्टमेंट है वो खाली ही मिलता है, तो उसमें आप अपना काम कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है अपार्टमेंट में। और जो हाउस है उसमें क्या होता है, जो रूम है उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 BHK होता है और 5 BHK होता है। तो इसमें क्या होता है, लोग बढ़ जाते हैं। फिर ऊपर से जो बेसमेंट होती है तो बेसमेंट को भी वो लोग ने कन्वर्ट किया होता है रूम के अंदर। तो जो बेसमेंट में है उधर भी लोग रह रहे होते हैं। और अगर गलती से हाउस में बेसमेंट में रह रहे हो तो ड्राई वॉल्स होने की वजह से जितना भी कोई भी अगर टॉप फ्लोर पे बातचीत कर रहा है वो भी सुनाई देता है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं क्लास में मेरे ही, तो वो लोग बेसमेंट में रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि जब पूरा सन्नाटा होता है और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रात के टाइम पे जब घर में कोई कुछ चल नहीं रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो फिर अगर कोई भी ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ बोलता है या फिर चल रहा है तो उनको बेसमेंट के अंदर सारा सुनाई देता है और उनकी नींद भी ख़राब हो जाती है। तो ये एक चीज़ है कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा होती है। अपार्टमेंट के अंदर भी ड्राई वॉल्स ही होते हैं। अगर अपार्टमेंट के अंदर भी आप लोग बोलो ना तो आप लोग को सुनाई देता है। बट ये है कि जिस अपार्टमेंट में जितने लोग रहते हैं उन्हीं की बात सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं कि अगले रूम में कोई है तो उसकी बातें भी सुनाई दे रही है, वो क्या कर रहा है वो भी सुनाई दे रहा है। तो ये एक चीज़ है जो कि प्राइवेसी मुझे लगता है पर्सनली अपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छी होती है। और मेरे एक रूममेट भी है जो कि पहले एक हाउस में रहते थे और अभी वो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो उनके मुकाबले भी प्राइवेसी अपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छी है। तो मैं ये एक एक्सपीरियंस आप लोग को जो एक यहाँ पे रह चुका है उसका भी बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग ने प्राइवेसी की बात तो कर ली, लेकिन अब स्पेस का क्या। तो जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो स्पेस के ऊपर ही है कि किस एकोमोडेशन में ज़्यादा स्पेस होता है, कौन सा एकोमोडेशन ज़्यादा स्पेशियस होता है। तो जो हाउस होते हैं उनके अंदर जो रूम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक घर है उसके अंदर आप लोग का एक प्रॉपर बेडरूम है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होगा कंपेयर्ड टू एक अपार्टमेंट के। और ये शायद इसीलिए होता है क्योंकि वो एक प्रॉपर हाउस है। तो और अपार्टमेंट को वो लोग पहले ही एक फ्लोर में बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग कैसी होती है मुंबई में और इंडिया में अपने, तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी अपने बिल्डिंग्स हैं और वैसे अपार्टमेंट्स भी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर एक बड़ा सा बेडरूम है और उसके अंदर 2 लोग रह रहे तो उनके पास इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि वहाँ पे एक तीसरा बंदा भी रह सकता है। बट ये अपार्टमेंट के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। एक रूम में सिर्फ 2 ही रह सकते हैं और उसमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जगह कम पड़ रही है। और जो लिविंग रूम होता है वो भी काफ़ी स्पेशियस होता है, तो वहाँ पे आराम से आपका सोफ़ा, टीवी सब कुछ आ जाएगा।
और साथ में ड्राइंग रूम भी होता है, किचन भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है एक हाउस में। और वही अपार्टमेंट में वो छोटे होते हैं, डिपेंड करता है अपार्टमेंट के एरिया पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे कंपेयर्ड विद हाउस अपार्टमेंट काफ़ी छोटे होते हैं। तो अगर आप लोग को स्पेशियस जगह चाहिए तो आप लोग हाउस कंसिडर कर सकते हो रैदर देन अपार्टमेंट। तो ये वाली रोड पे मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, क्योंकि ये वाली जो सीधा आप जाओगे, सीधा जाके एक राइट आता है, वो आपको लेना है। तो वहाँ से मेरा एयरबीएनबी स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग वाले डेज़ मेरे 10 दिन के जिसमें एयरबीएनबी में रहा था, तो उसी रोड पे बहुत टाइम बाद आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर पे भी आप देख सकते हो कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो इनके अंदर भी लोग रह ही रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है और काफ़ी शायद से महंगी भी है। यहाँ पे रेंट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि इस बिल्डिंग में अगर कोई एक आध घर मिल जाए जिसके अंदर हम लोग रह ले तो कितना मज़ा आएगा, क्योंकि इसका व्यू काफ़ी अच्छा है। इसके पीछे ही वाटरलू पार्क है और पार्क के अंदर एक लेक भी है, तो काफ़ी बढ़िया व्यू आता है इस बिल्डिंग का। तो अब हम करेंगे क्रॉस, जब ये सिग्नल हो जाएगा वाइट और वॉक का साइन आएगा तब करेंगे क्रॉस। तो ये जो रेलवे आप देख रहे हो ये LRT का है, और LRT को बोल सकते हैं ट्रैम्प, जो रोड के ऊपर जो ट्रेन चलती है वो आप लोग देखो ये, तो ये रोड पे भी चल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। जो मैं कनाडा आया था तो स्टार्टिंग के 10 दिन में मैं ट्रैम्प पे ही ज़्यादातर चढ़ रहा था, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था जाने में। वो अपना मुंबई लोकल वाला फील आ जाता है, बट वही मेट्रो वाला फील आ जाता है। देख लो टाइम कितना हो रहा है, शायद से गलत ही टाइम दिखा रहा है, दूसरी साइड बराबर टाइम दिखा रहा है, 11 बजने वाला है देखो। तो फिर अभी जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसके बारे में हर एक जन को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग अकोमोडेशन देखने जा रहे हो, चाहे वो हाउस हो, अपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, बेसमेंट भी हो, तो आप लोग को ये हमेशा देखना है कि जो भी आपका एमिनिटी है उसके अंदर एक स्मोक अलार्म और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म तो लगा ही होना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग को मैं केस बताता हूँ, हाल ही में यहाँ पे हुआ ये कि जो एक हाउस था उसके अंदर वो लोग ने हीटिंग काफ़ी ज़्यादा कर दी थी और रात में वो लोग सो गए, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म नहीं था। हीटिंग जो होती है ना, वो जब आती है तो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, और उससे हुआ ये कि जो रातों रात उस घर में ना कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा फैल गई, और उस घर में जितने लोग थे उनमें से एक बंदे की तो डेथ हो गई और सारे बाकी जो लोग थे वो हॉस्पिटलाइज थे। तो इसीलिए आप लोग को ये ज़रूर ध्यान देना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म और स्मोक अलार्म तो होना ही चाहिए एक घर या अपार्टमेंट में। अब मैं तुम लोग को एक और बात बताता हूँ। जो मेरा एक चाइनीज़ फ्रेंड है वो एक बेसमेंट में रहता है, और उस बेसमेंट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म है वो नहीं है, और शायद से स्मोक अलार्म भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे अपार्टमेंट में आया था तो बोल रहा था कि जो हमारा ऊपर अलार्म टाइप है वो उसने उसके बेसमेंट में नहीं देखा। और जब मैंने उसको पूछा कि आपका ओनर कौन है घर का, तो उसने बोला कि इंडियन ओनर है। तो एक और चीज़ है कि जब भी आप अपार्टमेंट, घर, हाउस, बेसमेंट, अपर फ्लोर, लोअर फ्लोर जो कुछ भी ले रहे हो, तो पता कर लेना कि जो ओनर है वो कैसा है और कौन है, क्या वो इंडियन ओनर है। और जैसा कि यूट्यूब पे बाकी सारे यूट्यूबर्स भी बोलते ही हैं कि अगर इंडियन ओनर होगा तो भैया संभल के ही लेना वो घर, क्योंकि वो लोग काफ़ी क्या बोलते हैं, मतलब फ़ायदा लूटने का सोचते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे इंडियन ही ऐसे होते हैं, और मैंने तो पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जो चाइनीज़ फ्रेंड है जब उसने मुझे बोला तो मुझे लगा कि यूट्यूब पे जो पहले से बाकी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच तो है। अब बाकी मेरा कुछ और एक्सपीरियंस होगा ऐसा तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगा, तो देखते हैं। और उसी के साथ साथ यही कुछ पॉइंट्स है जो कि मुझे आप लोग को बताने थे एक अपार्टमेंट और हाउस के बीच में, कि आप लोग को क्या लेना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग को अपार्टमेंट ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपार्टमेंट में रह रहा हूँ आप लोग, और या फिर आप लोग एक हाउस नहीं लेना चाहिए, या फिर आप लोग एक हाउस ही लेना चाहिए, अपार्टमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो आपको जिस बजट में आप लोग का फिक्स बैठ रहा है वो आपको लेना चाहिए। और कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कहीं पे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा तो कहीं पे आपको कुछ नुकसान। यहाँ पे अगर हाउस में आपको ज़्यादा स्पेस और पार्किंग अच्छी मिल रही है तो वहीं पे आप लोग को अपार्टमेंट में सेफ्टी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है, आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कल को मुझे भी किसी हाउस के अंदर एक अच्छे प्राइस पे एक अच्छा रूम मिलता है तो मैं डेफिनेटली अपार्टमेंट छोड़ के उस हाउस में जाऊँगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग को यही लेना चाहिए वही लेना चाहिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए एक अकोमोडेशन लेने से पहले, वो जो मैंने इस वीडियो में बता दी है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नए हो और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं चैनल से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और एक और चीज़, कमेंट सेक्शन में आप लोग वीडियो टॉपिक डाल सकते हो जिसके ऊपर कि आप लोग को वीडियो चाहिए फ्यूचर में,
तो मैं उनमें से कोई भी कमेंट जो अच्छा होगा उसको पिक करके उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और ये आप लोग हर वीडियो पे कर सकते हो। तो मेरे पास भी काफ़ी टॉपिक्स आ जाएंगे जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।